गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, रसायन शास्त्र स्टार्ट है इसमें और यह घटना चक्र का यह बुक है और यह 24 यानी 2024 का यह न्यू एडिशन है। तो फ्रेंड्स, यह बिहार दरोगा और बीएसएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बुक होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्रतिदिन यहाँ पे 8 बजे देखिए साइंस का और 10 बजे आप लोग को हिस्ट्री का अपलोड होता है वीडियो। तो प्रतिदिन आप लोग देखिए और यह छठा क्लास होगा आपको और 5 नंबर तक आप लोग यानी 5 क्लास तक आप लोग का अपलोड कर दिया गया है। और यह वीडियो नहीं अगर देखे हैं 5 तक तो जा करके देख लीजिए, सभी का चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र 2024 के नाम से, वहाँ पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में रसायन शास्त्र समाप्त हो जाएंगे और कल से जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन रसायन शास्त्र का। यहाँ पे देख लेते हैं, अम्ल, क्षार और लवण से क्वेश्चन होगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी, यह आज समाप्त होने वाला है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। देखिए, इसमें से पीएच मान 7 किसका होगा। तो यहाँ पे देखिए कि उदासीन विलयन है, इसका भी 7 हो जाएगा। शुद्ध पानी का भी 7 होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। तो इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, इसका भी इसलिए 7 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है और 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय होता है और 7 से कम पीएच मान का विलयन जो है अम्लीय होता है। चलिए आगे दो और प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। तो यहाँ देखिए, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्षारीय विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, यहाँ 3 और प्रश्नों को देखते हैं और 3 नंबर में है कि पानी का पीएच मान है। तो पानी का पीएच मान कितना होगा। पानी का पीएच मान 7 होता है, यानी कि शुद्ध जल होता है या साधारण जल भी 7 होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है और जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। आगे यहाँ पर 4 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। 4 नंबर में कि एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है तो एच धनायन की सांद्रता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि 1000 गुना कम हो जाएगी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है 5 नंबर कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। यहाँ पे ऑप्शन आपको एक हो जाएगा कि बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक क्षारीय और एसिडिक अम्लीय है। आगे यहाँ पे 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, सॉरी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि सोडियम क्लोराइड को किसी भी एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल का निर्माण होता है और किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने से सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है। आगे यहाँ पर दिया गया 7 नंबर में है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाता है, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा बी हो जाएगा Al2O3 और ZnO हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सही उत्तर विकल्प बी है, Al2O3 और ZnO है। और ध्यानतव्य है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक एवं पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं और CeO की प्राकृतिक क्षारीय है, अर्थात यह उभयधर्मी नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 का कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं, यानी कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके
यहाँ पे CO2 गैस मुक्त करते हैं। देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। साथ में धातु के लवण एवं पानी भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। चलिए आगे 9 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि आपको 3 परखनलियों दी गई है। उनमें से एक में आंसू यानी आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो यह क्षार में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता है। क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस नीला हो जाएगा तथा उदासीन माध्यम में लाल लिटमस का रंग नहीं बदलता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है और 10 नंबर में यहाँ पे है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि कोई H3O धनायन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O धनायन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। देखिए यह कहलाता है एल्कीन कहलाता है। ठीक है, क्या? एल्कीन कहलाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए कि केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक का हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखलाओं को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त वितरित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देख लीजिए यहाँ पे एल्काइन जो है यह त्रिआबंध वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर एल्केन की बात किया जाए तो एल्कीन है एकल आबंध युक्त संतृप्त वितरित है। ठीक है, और एल्केन की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यह क्या है? तो यह है द्विआबंध है। ठीक है, कार्बन कार्बन का द्विआबंध हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझ लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को संरचना इसकी बता दी गई है। यहाँ पे देखिए एल्केन का है और यहाँ पे एल्कीन का और यहाँ पे एल्काइन का है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। देखिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन हो जाएगा कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 3 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं तो किस में होता है? तो देखिए किरोसिन जो तेल होता है किरोसिन में अनुपस्थित होता है। प्रश्नगत विकल्प में किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और रासायनिक रूप से किरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है और ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कैसा गैस प्रयुक्त होती है? देखिए सिगरेट लाइटर में जो होता है ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है और इसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। देखिए इसमें ग्रीन हाउस जो गैस में मुख्य घटक होता है कौन कौन होता है? यहाँ देखिए ग्रीन हाउस गैस वह है जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा,
नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए एक से अधिक था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, यानी मुख्य घटक क्या है ग्रीन हाउस गैस का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें से उपयुक्त में से सभी है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो बायोगैस का मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन इसका प्रमुख अवयव होगा। चलिए आगे इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोकार्बन, सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित होते हैं। गोबर गैस बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 75% पाई जाती है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। जब बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि यहाँ पे होता है सिग्मा 12 होता है और पाई जो होता है यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में कि बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है, और इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है, और कार्बन का चौथा बंध युग्म जो होता है बंध के रूप में उपस्थित माना जाता है। इसमें 12 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि कोयले का उपयोग होता है। तो देखिए कोयलों का उपयोग जलाने में किया जाता है उपयोग। आगे यहाँ पे देखते हैं, अब आगे अल्कोहल है। अब यहाँ देखते हैं अल्कोहल है। यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर प्रश्न है कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, ये हो जाएगा कि मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, ठीक है, ऑक्सीडेशन द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। 2 नंबर में है कि शक्कर में किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए कि इथाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे देखिए शक्कर जो शर्करा होता है इसका सूत्र C12H22O11 के किण्वन से इथाइल यानी इथिल एल्कोहल C2H5OH बनता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं बहुलक है, और बहुलक में यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि आइसोप्रीन का हो जाएगा। किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एक लक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है, और आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र होता है CH2। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है C, यहाँ पे CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख ले प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आगे हम लोग देख लिए कि आइसोप्रीन का होता है। आगे देखते हैं टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है। किस एकल लक का बहुलक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर में है कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो है किसका संघनन से बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बेकेलाइट एक
आरंभिक प्लास्टिक है और इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोल एनहाइड्रा ऑक्साइड है। और यह जो है थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। और इसकी खोज 1907 से 1909 के मध्य में बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकेलैंड ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा आपको जाएगा कहाँ 3 में, यानी कि एस्पार्टम जो है यह जाएगा कृत्रिम मधुरक में जाएगा। और यहाँ जो आपको फ्रियान जो है यह हो जाएगा आपको प्रशीतक में जाएगा, ठीक है। फ्रियोन जो है यह प्रशीतक हो जाएगा। और नियोप्रीन जो है नियोप्रीन यह हो जाएगा क्या, तो यह संश्लेषित रबर हो जाएगा। और बेनाड्रिल जो है यह क्या हो जाएगा, तो यह प्रतिहिस्टेमिन हो जाएगा, ठीक है। यह 2 में मिल जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर में है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाया जाता है यह केवलर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। केवलर का प्रयोग किया जाता है, केवलर फाइबर का। आगे इसको देख लेते हैं विस्तृत व्याख्या जो है। यहाँ पे देखिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवल एक केवलर का उपयोग किया जाता है। और केवलर एक पॉलीयामाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। यह एक गर्मी प्रतिरोधक और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। और पैराफेनिलिडेनमाइन और टेरेप्थालोएस क्लोराइड केवलर के 2 मोनोमर्स है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर में है, यहाँ पे 7 नंबर में दिया गया है कि HMX के पूर्ण रूप क्या है। तो HMX का पूर्ण रूप इसमें दिया गया है। पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि यहाँ पे ए और 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी 1 और ए दोनों हो जाएगा कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो जाएगा। और हाई मेल्टिंग मोनो एटामिक जिरनान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए अब कार्बनिक अम्ल है। और यहाँ पे देखिए कि फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। एथिलीन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे नींबू खाटा किस कारण से होता है। तो यह ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि साइट्रिक अम्ल के कारण खाटा होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है और 3 नंबर में है कि HCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। तो इसका सही हो जाएगा, सिरका के समान होती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल, सिरका एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। और इसकी गंध जो है सिरका के समान होती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं विस्फोटक पदार्थ अब है। यहाँ पे देखिए कि 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लूटोनियम था, ठीक है। प्लूटोनियम को इसमें मिलाया गया था उस बम में। तो यह देखिए 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। और इसमें यहाँ पे प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वही दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराया गया था
गिराया गया बम लिटिल बॉय था। ठीक है, बम का भी नाम पूछ लिया जाता है तो लिटिल बॉय था। और इसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया। देखिए पहले जो गिराया गया था 6 अगस्त को यह गिराया गया था आपको लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, तो यह इसमें क्या था तो यूरेनियम था। और यह 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर, इसमें क्या था तो इसमें प्लूटोनियम था। चलिए आगे देख लेते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल यानी चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रैशियम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रैशियम के कारण लाल दिखाई देता है। चलिए आगे 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर के कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो यह हो जाएगा डी हो जाएगा कि एस्टर है। क्या है तो एस्टर हो जाएगा। आगे अब यहाँ पे ईंधन का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह है, तो यही हो जाएगा आपको ईंधन सेल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे इसको देख लीजिए कि IUPAC नाम इथेनोइक अम्ल है। और इसका सूत्र हम लोग देख चुके थे आगे कि CH3COOH होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 3 नंबर प्रश्न इसका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो सिरका में उपस्थित हो जाएगा यह एसिटिक अम्ल हो जाएगा। आगे 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ई हो जाएगा इसका। चलिए और आगे देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन होता है लगभग 65% और प्रोपेन होता है 35%। और इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन होता है जैसे इथेन भी अल्प मात्रा में होता है इसमें। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा, आपको 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण है। और इसमें मुख्यतः प्रोपेन होता है जो C3H8 तथा ब्यूटेन होता है C4H10 का मिश्रण होता है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, जो गंध आता है LPG से वह जो है मरकेप्टन की वजह से आता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। तो अधूरा जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। चलिए आगे 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो ऑक्टेन संख्या से होता है इसका। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर के द्वारा। चलिए आगे 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। तो यहाँ पे देखते हैं ई, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे देख लेंगे कि दिए गए विकल्प में से किसी भी विकल्प की ऑक्टेन संख्या 0 नहीं है। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है और N ऑक्टेन की ऑक्टेन रेटिंग जो है 10 है और N हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होता है। N हेप्टेन का होता है 0। आगे यहाँ पे है कि CNG का मुख्य घटक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा CH4 होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे कि CNG धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस यानी CH4 की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैव गैस को लगभग 89% कम उत्सर्जित करता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कम उत्सर्जित होता है। आगे हम देखिए कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो केरोसिन तेल में था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 11 नंबर प्रश्न है कि स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन से तेल
लगता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, पेट्रोल होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 12 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे देखिए 12 नंबर में है कि निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करना है इसमें। तो इसमें सी जो है गलत है कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो यह यहाँ गलत है, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि प्रश्नगत विकल्प में सी कथन जो है सही नहीं है क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयॉन को सामान्यतः कृत्रिम रेशा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए वह विकल्प गलत था। देखते हैं खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि। 1 नंबर प्रश्न में हो जाएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल यानी बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है और यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन यानी 150 डिग्री सेल्सियस में से 100 - 180 डिग्री सेल्सियस बटे यहाँ पे Na है और वनस्पति घी यहाँ पे बनेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि आयोडीन युक्त लवण में रहता है। आयोडीन कृत लवण में रहता है तो क्या रहता है इसमें आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि पोटेशियम आयोडाइड होगा, ऑप्शन डी इसका सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 3 और प्रश्न में हो जाएगा कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा बी मजबूत अम्ल। देखिए मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोनों मजबूत ही होगा इसमें। यहाँ पे देख लीजिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक यानी लवण को उदासीन लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl और KNO3 जो है आपको। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह वसा है। ट्राइग्लिसराइड जो है यह वसा हो जाएगा। आगे देखिए ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा यानी फैट का एक प्रकार है और हमारे शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है और ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह सी हो जाएगा, सुक्रोलोज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट होगा, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए खाने बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस पर मुख्यतः है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। आगे 8 नंबर में है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज बनता है। 9 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि अल्कोहलिक के खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है, तो देखिए आखिरी उत्पाद इसमें सी हो जाएगा यानी इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 10 नंबर है कि ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी कि जाइमेज हो जाएगा। ठीक है, जाइमेज द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका सही हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है, तो ऑप्शन इसमें एक हो जाएगा, एलिथ्रीन है। ठीक है, ऑप्शन एक यहाँ पे सही हो जाएगा। एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है।
आगे देखें, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसका पहले आंसर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाए, ठीक है। यानी कि त्वचा जो कैंसर होता है, यह जो होता है पराबैंगनी प्रकाश से होता है, और ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण यह किससे हो जाएगा, तो यह डेसिबल, जो ध्वनि तेज होती है, डेसिबल जो मात्रक होता है, मापा जाता है ध्वनि को। आगे यहाँ वैश्विक तापमान जो है, वैश्विक तापमान जो है यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 में हो जाएगा, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और ओजोन छिद्र जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। यह जो सभी नुकसान वाले इस सब साइड में जो दिया गया है, सभी इससे नुकसान होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पेनिसिलिन जो है यह एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि दिए गए विकल्प में पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है, और एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल पीड़कनाशक एवं जबरनाशक औषधि है, ठीक है। जबकि क्लोरोक्विन मलेरिया रोधी औषधि है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि, तो यह कारण क्या है, तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसके वजह से जिंक यहाँ पे नहीं रहता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आणविक लक्षण से। चलिए आगे यहाँ पे देख ले। 17 का है कि 100% शुद्ध इथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो 100% जो शुद्ध इथेनॉल होता है उसको कहा जाता है पूर्ण शराब कहा जाता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि हरित रासायनिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे है कि हरित रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन है जो खतरनाक पदार्थ के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर देता है। हरित रासायनिक के उपयोग की सहायता से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है, और इसके उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। अंततः स्पष्ट जो है डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और यह जो हो जाएगा अपमार्जक। अब यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे, और पहला क्वेश्चन हो जाए कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा, यह सल्फोनेट है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑप्शन सी सही है, क्रोमैटोग्राफी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि एक्सरे में वर्णाक्षर जो एक्स का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, ठीक है, अननोन हो जाएगा, यानी अज्ञात होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न में है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अन्य पदार्थ से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहलाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जल शुष्कांक होता है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न में है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इसी वजह से यह खतरनाक होता है। चलिए आगे 14 नंबर को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, तो धीमा जो करने वाला है
उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए इसका विशेष देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रश्नगत विकल्प दिए गए विकल्प में सभी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करता है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया दर को तीव्र करने का कार्य करता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान और अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः उचित विकल्प डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को जितना था रसायन का सभी समाप्त हो गया, यहाँ पे केमिस्ट्री सभी समाप्त हो गया और आपको स्टार्ट होगा बायो हो जाएगा। ठीक है, अब बायो स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट डे से। तो आप लोग प्रतिदिन देखिए, यह 8 बजे साइंस का और 10 बजे आप लोग का हिस्ट्री का अपलोड होता है।